Assalamualaikum. How are you all? I hope all of you are doing very well at your homes. आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं होमी के बाबा के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं एडवर्ड सैड के बारे में। इसके अलावा बहुत माइनर और मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को हमने डिस्कस किया था विद कोटेशंस इन डिटेल। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो होमी के बाबा पे रहेगा। होमी के बाबा जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियलिस्ट राइटर हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यानी जो भी वो कॉन्सेप्ट देते हैं उनको हम देखेंगे, उनके लिटरेरी वर्क्स को देखेंगे और इन सारी ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे विद कोटेशन डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। होमी के बाबा 1949 को इंडिया में पैदा हुए। ही वॉज एन इंडियन इंग्लिश स्कॉलर एंड क्रिटिकल थेरिस्ट। होमी के बाबा एक डायस्पोरिक राइटर हैं। इसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी पढ़ते हैं होमी के बाबा को, और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं। यानी इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स या इन दोनों मूवमेंट वी कैन से दैट के अंदर होमी के बाबा आते हैं। होमी के बाबा एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे और होमी के बाबा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की। होमी के बाबा की राइटिंग्स के अंदर हमें मल्टीपल टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। होमी के बाबा बेसिकली बात करते हैं कॉलोनाइज़र एंड कॉलोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। यानी इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मिमिक्री, एम्बिवेलेंस, जितने भी कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट होमी के बाबा डिफाइन करते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनाइज़र एंड द कॉलोनाइज्ड। ठीक है। होमी के बाबा प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड अमेरिकन लिटरेचर एंड लैंग्वेज भी थे। ठीक है, यानी इंग्लिश लिटरेचर के भी और अमेरिकन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के प्रोफेसर भी थे। तो हम इसके टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। होमी के बाबा के लिटरेरी करियर की हम बात करें तो इनके ये जो 4 वर्क मैंने यहाँ लिखे हैं, दैट दीज वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास लोकेशन ऑफ कल्चर है 1994 के अंदर जो लिखा गया। सेकंड वन इज ऑफ मिमिक्री एंड मैन, जिसके अंदर बेसिकली वो मिमिक्री का कॉन्सेप्ट देता है। थर्ड वन इज नेशन एंड नरेशन एंड द लास्ट वन इज द कमिटमेंट ऑफ थेरी। ये सारे ही कॉन्सेप्ट बुक्स होमी के बाबा की बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप इन बुक्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अंदर जो लोकेशन ऑफ कल्चर, ऑफ मिमिक्री एंड मैन एंड द कमिटमेंट ऑफ थेरी, ये जो 3 बुक्स हैं, इन तीनों बुक्स के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट होमी के बाबा देते हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। होमी के बाबा के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जस्ट 5 हैं। ठीक है, ये 5 फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ होमी के बाबा हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है हाइब्रिडिटी, देन मिमिक्री, देन थर्ड स्पेस, एम्बिवेलेंस, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डिफरेंसेस एंड द लास्ट वन इज डायलॉजिक। जैसे हमने एडवर्ड सैड को डिस्कस किया था कि हमने एडवर्ड सैड को डिस्कस करने से पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट को इन अ नट शेल हमने समझ लिया था, फिर हमने इन डिटेल देखा था। तो इसी तरह हम होमी के बाबा के भी सारे इन कॉन्सेप्ट्स को इन अ नट शेल देखेंगे कि ये सारे कॉन्सेप्ट किस तरह आपस में रिलेट करते हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। देन हम इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट होमी के बाबा का है हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी का बेसिकली अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें ना, तो हाइब्रिडिटी किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट के ट्रेड्स मौजूद हैं। इन अ सिंपल वर्ड अगर मैं हाइब्रिडिटी का आपको मीनिंग बताऊं तो उसका मतलब होता है मिक्सचर। तो होमी के बाबा हाइब्रिडिटी को इन द मिक्सचर ऑफ कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड बात करते हैं। तो इट्स मीन कि होमी के बाबा कहते हैं कि जो हाइब्रिडिटी होते हैं ना, हाइब्रिडिटी एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग कल्चर के ट्रेड्स मौजूद होते हैं, या हम कह सकते हैं एक न्यूली डेवलप्ड कल्चर जिसके अंदर जो पहले से 2 कल्चर मौजूद थे, इन दोनों कल्चर्स के एट्रीब्यूट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी, तो वो उस कल्चर को हम कहेंगे हाइब्रिड कल्चर। होमी के बाबा इसको डिफाइन करते हैं कि कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब जब हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जब एक कॉलोनाइजर कॉलोनाइज्ड कंट्री में आया, उन्होंने उन पे डोमिनेंस ले ली, यानी उन पे उन्होंने काबिज हो गए। तो अब क्या होगा, अब एक कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के मिलने से, यानी दोनों का सेपरेट सेपरेट कल्चर था, अब दोनों के मिलने से जो एक न्यू कल्चर डेवलप होगा उसे हम कहेंगे हाइब्रिड कल्चर। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट होमी के बाबा रेफर करता है किसी ऐसी चीज़ को, या बेसिकली वो कल्चर के बारे में बात करते हैं तो हम कल्चर को ही लेते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कल्चर जिसके अंदर कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर दोनों के एट्रीब्यूट्स मौजूद हों, यानी वो एक न्यूली डेवलप कल्चर होगा जिसके अंदर दोनों ही एग्जिस्टेड या प्री एग्जिस्टिंग कल्चर्स के एट्रीब्यूट्स, उनके ट्रेड्स मौजूद होंगे, तो वो होगा हाइब्रिडिटी।
होमी के बाबा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मिमिक्री। मिमिक्री का सिंपल मीनिंग होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। होमी के बाबा कहते हैं कि जब जो कोलोनाइजर को कॉपी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मिमिक्री। ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होमी के बाबा देते हैं वो है एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है ट्रू कंट्राडिक्टरी फीलिंग एट द सेम टाइम, यानी अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन एट द सेम टाइम जब कोलोनाइज्ड के अंदर पाया जाए तो उसे हम कहेंगे एम्बिवेलेंस। होमी के बाबा इस टर्म को इस तरह डिफाइन करते हैं कि जब कोलोनाइज्ड पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो जो कोलोनाइज्ड होते हैं वो एट द सेम टाइम कोलोनाइजर को कॉपी भी कर रहे होते हैं, यानी अट्रैक्शन भी होती है उनकी तरफ, और रिपल्शन यानी उनसे हेट्रेड भी शो कर रहे होते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एम्बिवेलेंस। होमी के बाबा का जो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होमी जो हम देखते हैं पहले कल्चरल डाइवर्सिटी और कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है। कल्चरल डाइवर्सिटी बेसिकली रेफर करता है टू द मल्टीपल कल्चर्स इन अ सोसाइटी, या मल्टीपल वेराइटी ऑफ कल्चर एक सोसाइटी में जब एग्जिस्ट करते हो तो हम उस सोसाइटी को कहेंगे या उस कल्चर को कहेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है। और कल्चरल डिफरेंसेस हम देखते हैं कि जब एक सोसाइटी के अंदर मल्टीपल वेराइटी ऑफ कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनकी लैंग्वेज, नॉर्म्स, एथिक्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कल्चर, इवन सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल डिफरेंसेस। तो होमी के बाबा इसके अंदर ये बात करते हैं कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, एक सोसाइटी के अंदर मल्टीपल कल्चर यानी मल्टीपल वेराइटीज ऑफ कल्चर हमें देखने को मिलता है, और जो वो कल्चर है वो आपस में डिफरेंट होते हैं, और जो उनका डिफरेंस है बेसिकली वो बेस करता है उनकी एथिक्स पे, नॉर्म्स पे, उनकी लैंग्वेज के थ्रू, यानी जिस तरह वो डिफरेंट होते हैं। अब होमी के बाबा इसको कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर के पर्सपेक्टिव से भी बयान करते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। होमी के बाबा ने मिकाइल बिख्तिन एक रशियन फिलोसोफर था, उसके कॉन्सेप्ट से बेसिकली कॉन्सेप्ट लिया था डायलॉजिक। ठीक है। वो जो मिकाइल बिख्तिन है वो बेसिकली डायलॉजिज्म और कुछ लैंग्वेज और डिस्कोर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट से इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था डायलॉजिक। डायलॉजिक का मतलब क्या है, डिस्कोर्स या डायलॉग या लैंग्वेज से ही रिलेट करता है, जिसके अंदर होमी के बाबा बेसिकली रिलेशन बिटवीन कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड डिफाइन करते हैं। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ होमी के बाबा इज थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इन सारी टर्म्स के बारे में बताया। ये जो सारी टर्म्स यानी जहाँ हाइब्रिडिटी, जहाँ मिमिक्री, जहाँ एम्बिवेलेंस और जहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी या कल्चरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करेंगे तो उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, थर्ड स्पेस। ठीक है। थर्ड स्पेस बेसिकली वो स्पेस होती है जहाँ हाइब्रिडिटी होती है, यानी जहाँ दो कल्चर जिस जगह पे, यहाँ स्पेस की बात हो रही है, तो जिस जगह पे दो कल्चर मिक्स होंगे, जिस जगह पे कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर के यानी जो मिलेंगे, एक नया कल्चर बनेगा, जिस जगह कॉपी की जाएगी, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, थर्ड स्पेस। ठीक है। होमी के बाबा के हमने की कॉन्सेप्ट को इन अ नटशेल समझने की कोशिश की है। अब हम इसके हर एक कॉन्सेप्ट को इन डिटेल समझते हैं, ताकि ये जो क्वेश्चन है होमी के बाबा का 20 या जितने मार्क्स का भी आपको आता है एग्जाम में, तो वो हमारा अच्छे से कवर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हम बात करते हैं मिमिक्री के बारे में। मिमिक्री का कॉन्सेप्ट, मिमिक्री का जो सिंपल मतलब होता है ना, वो होता है कॉपी करना। होमी के बाबा कहते हैं कि जब कोलोनाइजर के कल्चर की कॉपी करते हैं तो उसे हम कहेंगे मिमिक्री। मिमिक्री का कॉन्सेप्ट होमी के बाबा के वर्क ऑफ मिमिक्री एंड मैन से लिया गया है। ठीक है। इसको वो बेसिकली कॉलोनाइज्ड और कॉलोनाइजर के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं होमी के बाबा। अब मिमिक्री हमें ये तो पता लग गया कि जब कॉलोनाइज्ड कॉलोनाइजर को कॉपी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। अब होमी के बाबा मिमिक्र को इन अ पॉजिटिव टर्म डिफाइन करते हैं, इन अ पॉजिटिव सेंस डिफाइन करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब मैं आपके सामने दो सेंसेस या दो पॉइंट्स रख रही हूँ, जिसके अंदर जिसको समझने के बाद ये हमारे समझना आसान हो जाएगा कि मिमिक्री बेसिकली पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव टर्म होता क्या है। हम मिमिक्रो को इन अ पॉजिटिव टर्म देखें तो किस तरह के, जब कॉलोनाइजर को कॉपी करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी करते हैं, तो वो होगी पॉजिटिव टर्म के अंदर। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि जब इन अ नेगेटिव टर्म हम ये देखते हैं कि जब कॉलोनाइज्ड पे डोमिनेंस करने के लिए, यानी उन्हें ऑक्यूपाई करने के लिए आए थे, तो इन्होंने पहले इनके एट्रीब्यूट्स को देखा था और फिर इन पे हुकूमत की थी। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि होमी के बाबा जो डिफ़ाइन करते हैं मिमिक्री को, वो इन अ पॉजिटिव टर्म डिफ़ाइन करते हैं। होमी के बाबा कहते हैं
या जो होमी के बाबा का डिफ़ाइन करने का तरीका है ना, वो इस कोटेशन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। होमी के बाबा कहते हैं ऑलमोस्ट द सेम बट नॉट क्वाइट। तो ये मिमिक्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो होमी के बाबा क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट द सेम, सेम है बट नॉट क्वाइट, वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम मिमिक्री को थोड़ा सा इन डिटेल देखें तो मिमिक्री का मतलब होता है कॉपी करना। और जब कॉलोनाइज़्ड उसको कॉपी कर लेते हैं कॉलोनाइज़र को, तो वो इसमें उसको मिमिक कर रहे होते हैं। और इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म जो यहाँ मैंने लिखी है, ये इंटेंशनली सबवर्सिव आता है। डिक्शनरी मीनिंग है इंटेंशनली सबवर्सिव का, दैट एन अटेम्प्ट टू चेंज और वीकन अ गवर्नमेंट और टू रिमूव इट फ्रॉम पावर बाय वर्किंग सीक्रेटली विद इन इट। तो इट्स मीन के एक ऐसी अटेम्प्ट या एक ऐसी कोशिश जो आप सीक्रेटली किसी गवर्नमेंट के अंदर रह के कर रहे होते हो, उसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसी गवर्नमेंट को वीक करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटेंशनली सबवर्सिव। और मिमिक्री को जब हम देखते हैं कि मिमिक्री के अंदर तो कॉपी होता है, तो जब आप एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हो ना किसी भी चीज़ को, तो इट्स मीन आप उस जैसा बन सकते हो। तो यही होता है कि जो कॉलोनाइज़र होते हैं ना, वो अपने आप को कॉपी करने देते हैं, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उन्हें एज इट इज़ एग्जैक्ट कॉपी किया जाए, ठीक है। कॉलोनाइज़र अपने आप को कॉपी करने देते हैं क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। वो जस्ट इंटरप्रेटर चाहते हैं, उन्हें क्रिटिकल थिंकर नहीं चाहिए होते। क्योंकि जब आप क्रिटिकल थिंकर बन जाते हो तो इट्स मीन आप उसको एग्जैक्ट कॉपी करते हो। तो जब आप एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हो तो फिर उस तरह बनना आसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक कोटेशन लिखी है, ये स्क्रीन पे देखिए, ये वाली कोटेशन। द कॉपिंग ऑफ द कोलोनाइजिंग कल्चर बिहेवियर मैनर एंड वैल्यूज बाय द कोलोनाइज्ड कंटेन्स बोथ मोकरी एंड अ सर्टन मीनेस। मोकरी का मतलब क्या होता है, किसी को स्कोन करना, तंज अंदाज में कहना। सर्टन मीनेस, मीनेस का मतलब होता है थ्रेट, डेंजर बन जाना किसी के लिए, ठीक है। सो द मिमिक्री एट वंस रिसेम्बलेंस एंड मीनेस, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जब किसी को एग्जैक्ट कॉपी कर लिया जाए तो उस जैसा बना जा सकता है। तो इसके लिए मैं अगर आपको एक लिटरेरी वर्क से हम एग्जांपल करते हैं, कामिला शमसी का नोवेल है बर्न्ट शैडो, उसके अंदर एलिज़ाबेथ और जेम्स दो करैक्टर दिखाए हुए हैं, उनको कॉपी करता है एक पाकिस्तानी करैक्टर शाहिद। अब जो एलिज़ाबेथ है, यानी बेसिकली एलिज़ाबेथ और जेम्स हस्बैंड वाइफ होते हैं, और जेम्स अपनी चीज़ें शाहिद को दे रहा होता है, यानी शाहिद जेम्स की बुक्स वगैरह भी पढ़ता है और जेम्स की जैकेट वगैरह को भी यूज़ करता है, इवन कि वो उसकी लैंग्वेज को भी लर्न करना स्टार्ट करता है। तो एलिज़ाबेथ जेम्स को कहती है कि तुम इससे इतना कुछ ना दिखाओ सिखाओ, ये ना हो कि जो शाहिद है पाकिस्तानी कैरेक्टर या पाकिस्तानी पर्सन है, वो तुम्हें तुम्हारी चीज़ें सोच के, यानी तुम्हें कॉपी करके तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करे और तुम पे रूल करे। और यही चीज़ हमने इन अ रियल वर्ल्ड भी देखी है कि जब पार्टीशन हुई थी, सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हमें देखने को मिलती है ना, कि किस तरीके से अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे, यानी इंग्लिश पीपल आए थे, तो उन्होंने किया था। लेकिन कुछ बहुत फेमस थिंकर, कुछ इंटेलिजेंट थिंकर्स ने, जैसे कायदे-आज़म, इल्लामा इकबाल, इन्होंने उन्हें एज़ इट इज़ पढ़ा, एज़ इट इज़ उनको समझा, तो फिर इन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट किया। तो दिस इज़ हाउ हम देखते हैं कि ये जो मिमिक्री है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती है। तो जो होमी के बाबा है, बेसिकली वो इन अ पॉजिटिव टर्म वो बयान करते हैं मिमिक्री को। तो आई होप सो कि विद कोटेशन, विद मेन कॉन्सेप्ट आपको इसकी समझ आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी बेसिकली होमी के बाबा अपने वर्क लोकेशन ऑफ कल्चर के अंदर, जो 1994 के अंदर लिखा गया था, इसके अंदर वो हाइब्रिडिटी को डिफाइन करते हैं। हाइब्रिडिटी को समझने के लिए आप हम पहले इस लाइन को पढ़ते हैं, दैट इज़ रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाइब्रिडिटी रेफर्स टू क्रिएट न्यू ट्रांस कल्चरल फॉर्म विद इन द कॉन्टैक्ट जोन प्रोड्यूस बाय कॉलोनाइजेशन। अब जो ट्रांस कल्चरल फॉर्म का मतलब क्या होता है? ट्रांस कल्चरल फॉर्म का मतलब होता है, या ट्रांस कल्चरल का मतलब होता है इन्वॉल्विंग मोर देन वन कल्चर, यानी किसी ऐसी प्लेस या कहीं भी एक मोर देन वन कल्चर का आपस में इन्वॉल्व होना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांस कल्चरल। तो हाइब्रिडिटी क्या होती है? अब हाइब्रिडिटी हम देखते हैं, जब ट्रांस कल्चरल सोसाइटी बनती है ना, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडिटी। ट्रांस कल्चर मैंने आपको बताया कि मोर देन वन कल्चर। अब हाइब्रिडिटी को इन अ सिंपल टर्म हम देख सकते हैं, होमी के बाबा हाइब्रिडिटी को कल्चर के कॉन्सेप्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के बारे में। तो एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग कल्चर के एट्रीब्यूट्स, उनके ट्रेड्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके वैल्यूज़, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस मौजूद हो, उसे हम कहेंगे हाइब्रिडिटी, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सब कॉन्टिनेंट की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वहाँ जब इंग्लिश पीपल ने उन्हें ऑक्यूपाई किया तो वहाँ पे क्या था, इंग्लिश पीपल भी थे, उर्दू बोलने वाले लोग भी थे, ठीक है, और हिंदी वाले भी थे। अब इन सबको मिला-जुला के जो एक नया कल्चर बना, एक नई लैंग्वेज और नए एट्रीब्यूट्स सामने आए जिसके अंदर इन तीनों के ट्रेड्स मौजूद थे, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडिटी। अगर आपको लिटरेरी वर्क्स में आपसे इसकी एग्जांपल दूँ, ट्विलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली के अंदर हमें अस्कर का करैक्टर देखने को मिलता है। तो अस्कर क्या था? अस्कर के करैक्टर के अंदर अस्कर एक बेसिकली एक मुस्लिम था, ठीक है, मुस्लिम था। तो अस्कर इंग्लिश को भी फ़ॉलो करता था। तो अस्कर के करैक्टर के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि वो इस्लाम को भी फ़ॉलो कर रहा है और एट द सेम टाइम वो इंग्लिश कल्चर को भी फ़ॉलो कर रहा है। यानी वो ऐसा पर्सन जिसके अंदर दोनों एक्जिस्टिंग कल्चर के एट्रीब्यूट्स मौजूद थे, तो वो था हाइब्रिड पर्सन, ठीक है। तो हाइब्रिडिटी हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडिटी ऐसे कल्चर को रेफर करता है या न्यूली एग्जिस्टिंग कल्चर को रेफर करता है जिसके अंदर प्री एग्जिस्टेड कल्चर के ट्रेड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स मौजूद हों, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडिटी। अब हाइब्रिडिटी को एक और टर्म के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, पिक एंड मिक्स कल्चर, यानी किसी कल्चर को लेना, पिक करना और उसे अपने कल्चर के साथ मिक्स करके एक न्यूली एट्रीब्यूट्स को डिफाइंड आउट करना, एक न्यू स्टाइल को, ड्रेस को, तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिडिटी। यानी हाइब्रिडिटी का बेसिक तो मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना। तो मिक्स होकर जब नई चीज़ें बनती है तो उसे हम कहेंगे हाइब्रिडिटी। तो इसको होमी के बाबा कल्चर के सेल में डिफाइन करते हैं। अब हाइब्रिडिटी की 4 फॉर्म्स हैं, यानी 4 तरह से हाइब्रिडिटी हो सकती है, यानी जो मिक्स हो सकती है। पहले लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी, यानी लिंग्विस्टिक हाइब्रिडिटी के अंदर क्या होता है, लैंग्वेज मिक्स हो जाती है, एक पर्सन मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता है, ठीक है। फिर कल्चरल हाइब्रिडिटी, यानी कल्चर के एथिक्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस मिक्स होते हैं। पॉलिटिकल हाइब्रिडिटी, यानी पॉलिटिकल हाइब्रिडिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल सिस्टम की करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इसके अगर आप मैं एक डिफाइन, अगर आप जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर हम न्यू कॉलोनियलिज्म की बात करें तो न्यू कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या होता है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। न्यू कॉलोनियलिज्म के अंदर हम देखते हैं एक कल्चर या एक पॉलिटिक्स एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर होता है किसी दूसरी पॉलिटिक्स का, क्योंकि वो अंडरग्राउंड उसी के पपेट होते हैं। तो वहाँ पे जो डोमिनेंट जो अंडरग्राउंड सिस्टम कंट्रोल कर रही होती है डोमिनेंट कंट्री, उसकी भी पॉलिटिक्स आएगी, यानी वो जो रूल्स बताएगी, और जो अब बनी हुई है पॉलिटिक्स, उनके भी रूल्स होंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं पॉलिटिकल हाइब्रिडिटी भी हमें देखने को मिलती है। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। रेस हमें देखने को मिलती है हाइब्रिडिटी के अंदर। अब हाइब्रिड कल्चर क्या होता है? हाइब्रिड कल्चर मैंने आपको बताया कि जब ऐसा कल्चर जिसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग कल्चर की ट्रेड्स मौजूद हों, यानी 2 प्री एग्जिस्टेड कल्चर की ट्रेड्स मौजूद हो, तो उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कल्चर। अब हाइब्रिडिटी बेसिकली ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्रिटिसाइज करता है या हाइब्रिडिटी चैलेंज कर देता है द फिक्स्ड आइडेंटिटी ऑफ अ कल्चर को। ये हाइब्रिडिटी इस बात पे को चैलेंज करती है कि कोई भी जो कल्चर होता है ना, वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है, यानी कल्चर चेंज हो सकता है, ठीक है। इम्प्योरिटी ऑफ कल्चर को हाइब्रिडिटी रेफर करती है, क्योंकि जब आप किसी एक कल्चर की बात करते हो तो हर एक पर्सन का फिक्स्ड कल्चर होता है, लेकिन वक्त जहाँ हाइब्रिडिटी आ जाती है ना, हाइब्रिडिटी फिर वो एक कल्चर के अंदर दूसरा कल्चर मिक्स हो जाता है, तो इसलिए वो स्टैटिक नहीं रहता, ठीक है। और इसी तरह जो हाइब्रिड जनरेशंस बनती हैं, यानी वो जनरेशंस जिसके अंदर दोनों प्री एग्जिस्टिंग जनरेशंस की, फॉर एग्जांपल अगर न्यूली बर्न चाइल्ड है तो उसके अंदर उनके पेरेंट्स, यानी उसकी मदर और उसके फादर, अगर वो सेपरेट कंट्री से बिलोंग करते हैं, सेपरेट कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स होंगे, और वो जो न्यूली बर्न चाइल्ड की जनरेशन बनेगी वो क्या होगी, हाइब्रिड जनरेशन। और अब उस हाइब्रिड जनरेशन के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस भी होंगे, ठीक है, उनके पास कोई रियल आइडेंटिटी भी नहीं होगी, वो थर्ड स्पेस से भी बिलोंग करेंगे और वो एम्बिवेलेंस भी उनके अंदर हो गई, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट होमी के बाबा डिफाइन करते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो हाइब्रिडिटी का आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एम्बिवेलेंस का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो कॉन्ट्रडिक्शन, यानी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, पर्सन या एक्शन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से, पर्सन से, एक्शन से, किसी कल्चर से एट द सेम टाइम आप अट्रैक्ट भी हो रहे हो उससे और उसकी तरफ रिपल्शन भी शो करें, यानी एंगर भी शो करें, दैट इज कॉल्ड एम्बिवेलेंस। अब हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर एम्बिवेलेंस देखते हैं कि जब कॉलोनाइज़र कॉलोनाइज्ड को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी उन पे अपनी हुकूमत बनाते हैं, तो जो कॉलोनाइज्ड होते हैं एट द सेम टाइम हेट्रेड भी शो कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द कॉलोनाइज़र, और उनकी तरफ अट्रैक्ट, यानी उनको कॉपी भी कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट भी हो रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड
एम्बिवेलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, होमी के बाबा असर्ट्स दैट कॉलोनियल मिमिक्री, यानी जब कॉलोनाइजर को आप कॉपी करते हो, इस कैरेक्टराइज्ड बाय एम्बिवेलेंस। ठीक है, यानी उसमें एम्बिवेलेंस होती है, अ सिमुलटेनियस रिएक्शन एंड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी उस पर अट्रैक्शन भी होती है और रिपल्शन, गुस्सा भी होता है। कॉलोनियल रिलेशन इज ऑलवेज एम्बिवेलेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कॉलोनियल जो रिलेशन होता है हमेशा एम्बिवेलेंट होता है, क्योंकि कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि आप पे आके कोई हुकूमत करे और आप उसे पसंद भी करें, तो हेट्रेड का एलिमेंट हमेशा वहाँ पे रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एम्बिवेलेंस के अंदर मिमिक्री भी होती है और रेजिस्टेंस भी होती है। मिमिक्री अट्रैक्शन के थ्रू और रेजिस्टेंस रिपल्शन के थ्रू। तो ये तो था कॉन्सेप्ट एम्बिवेलेंस का। एम्बिवेलेंस का बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको लिटरेचर से इसकी एग्जांपल दूं तो हमारे पास आता है चंगेज़ का करैक्टर। ठीक है, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट से ये करैक्टर लिया गया है, यानी ये एग्जांपल है। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, ये नॉवल है बाय मोहसिन हामिद। उसके अंदर हम देखते हैं चंगेज़ का जो करैक्टर है, चंगेज़ बेसिकली प्रोटैगनिस्ट है। तो चंगेज़ की रिपल्शन एंड एट द सेम टाइम अट्रैक्शन टुवर्ड्स द यूएस हमें देखने को मिलती है। चंगेज़ हेट भी करता है, हेट भी शो करता है कि वो एंटी अमेरिकन बन जाता है, और अट्रैक्शन भी शो करता है कि वो अमेरिका के अंदर अमेरिकन ड्रीम को फाइंड आउट करता है। ठीक है, यानी अमेरिकन ड्रीम को हाईलाइट करता है, अमेरिका के साथ में जो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, और फिर अमेरिका को पसंद करता है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी मनी के लिए। तो हम देखते हैं कि चंगेज़ के थ्रू अल्टीमेटली, ये थ्रू एंड थ्रू हम देखते हैं कि चंगेज़ के करैक्टर के अंदर अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड स्पेस के बारे में। जो अभी हमने बात की है मिमिक्री की, हाइब्रिडिटी की, ठीक है, और थर्ड वन हमने बात की है एम्बिवेलेंस की। जिस जगह पे न्यू कल्चर एग्जिस्ट करता है, उस जगह को हम कहते हैं थर्ड स्पेस। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। स्क्रीन पे देखते हैं, द इन बिटवीन स्पेस ऑफ टू कल्चर्स वेयर अ न्यू कल्चर बिकम्स, यानी इन बिटवीन स्पेस होती है दो कल्चर के दरमियान की, जिसके अंदर एक न्यू कल्चर कंस्ट्रक्ट होता है या बनता है, उस हम स्पेस को क्या कहेंगे, थर्ड स्पेस। वेयर न्यू आइडेंटिटीज एंड मीनिंग्स इमर्ज इन द इंटरटाइसिस बिटवीन कल्चर। ठीक है, तो इंटरटाइसिस स्पेस का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरटाइसिस डिक्शनरी में इंटरटाइसिस का मतलब होता है स्पेस होना, गैप हो जाना, होल हो जाना। ठीक है, या इंटरटाइसिस स्पेस बेसिकली इंटरमीडिएट स्पेस दैट इज लोकेटेड बिटवीन टू फ्लोर, उसको भी रेफर करती है। ठीक है, यानी ऐसी स्पेस जो टू फ्लोर के दरमियान वो हो। तो अगर हम देखें इंटरटाइसिस स्पेस को, तो इंटरटाइसिस का क्या मतलब था, स्पेस होना, गैप हो जाना, होल हो जाना। तो इंटरटाइसिस स्पेस हम देखते हैं जब हाइब्रिडिटी थर्ड स्पेस के अंदर दो कल्चर के मिलने से यानी एक थर्ड स्पेस के अंदर एक न्यू कल्चर बनता है। तो दो जो पहले कल्चर किस लाइन पे जा रहे थे, या वी कैन से दैट वो जो दो पहले कल्चर किस अपने एट्रीब्यूट्स को, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, वो उस वक्त कट ऑफ हो जाते हैं अपने ट्रेडिशन से जब वो न्यू कल्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब वो अपने कल्चर से कट ऑफ हो गए तो वो वहाँ पे आ जाता है गैप। ठीक है, जिसे हम कहेंगे इंटरटाइसिस स्पेस। ओके, तो इसी के अलावा डायलेक्टिकल इंट्रक्शन भी होता है, यानी हम देखते हैं कि जब थर्ड स्पेस आती है तो थर्ड स्पेस के अंदर अल्टीमेटली हाइब्रिडिटी भी आ जाती है, क्योंकि थर्ड स्पेस के अंदर दो कल्चर मिलेंगे तो थर्ड स्पेस बने, तो हाइब्रिडिटी बनेगी, और जिस जगह दो कल्चर मिलेंगे उसे हम कहते हैं थर्ड स्पेस। अब जब दो कल्चर मिल रहे हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन भी आएगी और रिपल्शन तो अल्टीमेटली आएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और फिर वहाँ पे मिमिक्री भी होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड स्पेस का बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि थर्ड स्पेस के अंदर क्या होता है, एक न्यू कल्चर कंस्ट्रक्ट होता है। और होमी के बाबा थर्ड स्पेस को डिफाइन करने के साथ साथ मिकेल बिक्टिन की भी बात करते हैं, डेरिडा की डिकंस्ट्रक्शन की भी बात करते हैं, बाइनरी ओपोजिशन की भी बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कल्चरल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में। द कमिटमेंट ऑफ टू थेरी, द कमिटमेंट टू थेरी 1989 के अंदर ये वर्क लिखा गया था होमी के बाबा। इसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कल्चर डिफरेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल्चर डिफरेंसेस और कल्चर डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी होता है मल्टीपल कल्चर, यानी मल्टीपल वेराइटी ऑफ कल्चर जब एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। स्क्रीन पे देखें, इट रेफर्स टू द को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर
group, each with its own distinct beliefs, values, language and tradition and so on. यानी जो मल्टीपल या को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर, जब मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल वेराइटी ऑफ कल्चर एक सोसाइटी में होते हैं तो उसे हम कहेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस यानी जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू बेस पे, अपने रिलीजियस नॉर्म्स, कल्चर, यानी किसी भी बेस पे जब वो डिफरेंट होते हैं तो हम कहेंगे उसे कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक है, अब मैं आपको हम बात करते हैं, होमी के बाबा की बात कर रहे हैं। तो होमी के बाबा कहते हैं कि जो एक सोसाइटी के अंदर मल्टीपल कल्चर्स होते हैं, ठीक है, और वो कल्चर आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम इसको कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखें, तो जब एक कंट्री के अंदर, कॉलोनाइज्ड कंट्री में, तो क्या होता है, मल्टीपल कल्चर्स होते हैं। एक तो कॉलोनाइजर का कल्चर, दूसरा कॉलोनाइज्ड का कल्चर, तो मल्टीपल और भी बहुत छोटे छोटे कल्चर यहीं उस पे होते हैं, तो वो हो गई कल्चरल डाइवर्सिटी। और कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस बेसिकली रेफर करता है उस वे को इन विच डिफरेंट कल्चर्स इंटरेक्ट्स विद ईच अदर, यानी डिफरेंट कल्चर अपने वैल्यूज, नॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स की वजह से जब दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं तो हम उसे कहेंगे कल्चरल डिफरेंसेस। अब होमी के बाबा बेसिकली अपने इस वर्क के अंदर मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, यानी इस टर्म के साथ कल्चर डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं, यानी मल्टीकल्चरलिज्म और डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, यानी वेराइटी ऑफ कल्चर्स। जब हम बात करते हैं इसको कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज के कॉन्सेप्ट के सूरत में, तो हमें ये तो पता लग गया कि वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, लेकिन जो कल्चरल डिफरेंसेस जब होता है ना, तो वो ये जो कल्चर डिफरेंसेस की टर्म है बेसिकली अथॉरिटी को भी रेफर करती है। जो डिफरेंस क्रिएट बेसिकली किया जाता है ना, वो कॉलोनाइजर के थ्रू किया जाता है। कॉलोनाइजर जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो थ्रू द अथॉरिटेटिव पावर करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास अथॉरिटी को भी रेफर करता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कल्चरल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी तो पता है कि वो इजी सा है, क्योंकि मल्टीपल कल्चर्स आ रहे हैं, वेराइटी ऑफ कल्चर एक अगर हम डिफरेंसेस को मैं थोड़ा मजीद आपको बताऊं, तो यहाँ एक कोटेशन मैंने यहाँ लिखी है, आप उसको पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्बिवेलेंस ऑफ कल्चरल अथॉरिटी। तो कल्चरल डिफरेंसेस किस पे फोकस करता है, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिवेलेंस, क्योंकि जब डिफरेंस क्रिएट हो गया कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज के थ्रू, तो एम्बिवेलेंस वहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। एंड ऑफ कल्चरल अथॉरिटी, अब कल्चरल अथॉरिटी किसकी है, कॉलोनाइजर की। तो ये कल्चर डिफरेंसेस, ये जो ये कोटेशन यहाँ मैंने लोकेशन ऑफ कल्चर से बेसिकली ली है, उसके अंदर लोकेशन ऑफ कल्चर के अंदर द कमिटमेंट ऑफ टू थेरी का जो एक चैप्टर वहाँ पे दिया हुआ है, तो उस चैप्टर के अंदर से ये बेसिकली कोटेशन ली गई है। तो एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस फोकसेस ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एम्बिवेलेंस ऑफ कल्चरल अथॉरिटी, यानी कल्चरल डिफरेंसेस जब क्रिएट किया जाता है तो अथॉरिटी तो आएगी, तो फिर एम्बिवेलेंस आएगा, ये सारी चीज़ें। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कल्चरल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है। डिफरेंसेस जब डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, यानी किन वे की बना पे आपस में डिफरेंट होते हैं, और डाइवर्सिटी जब मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कल्चर या मल्टी कल्चरलिज्म हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास आएगी कल्चरल डाइवर्सिटी। और इसको किस टर्म के साथ डिफाइन किया जाता है कि डाइवर्सिटी, कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज के पर्सपेक्टिव से हमने देखा, जब डाइवर्सिटी होगी तो मल्टीपल कल्चर्स आएंगे, और डिफरेंसेस होगा जो डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, जिसकी वजह से एम्बिवेलेंस भी वहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ मैंने कोटेशंस लिखे हैं, हम कोटेशन को पढ़ लेते हैं। एक कोटेशन मैंने आपके साथ पढ़ दी है, एक और कोटेशन हम पढ़ते हैं जो थर्ड, जस्ट अ मिनट सॉरी, ओके। तो हम थर्ड स्पेस के बारे में यहाँ मैंने कोटेशन लिखी है, थर्ड स्पेस थ्रू unrepresentable in itself in between space that carries the burden of meaning of the culture। ठीक है, तो थर्ड स्पेस क्या है, वो एक इन बिटवीन स्पेस है दैट कैरीज द बर्डन ऑफ ट्रू एग्जिस्टिंग कल्चर या मीनिंग ऑफ कल्चर को जो लेके चलता है। ये लोकेशन ऑफ कल्चर इसका जो वर्क है उससे ली गई है कोटेशंस। तो अब हम इस अपने टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हमने देखा हाइब्रिडिटी। हाइब्रिडिटी क्या होता है कि जब दो कल्चर आपस में, यानी एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर ट्रू प्री एग्जिस्टिंग कल्चर की एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइब्रिडिटी। यानी जब दो कल्चर आपस में मिक्स होकर एक न्यू कल्चर बनाते हैं जिसके अंदर दोनों ही प्री एग्जिस्टिंग कल्चर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। मिमिक्री का मतलब होता है कॉपी करना। थर्ड स्पेस उस जगह को कहते हैं जहाँ ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। एम्बिवेलेंस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। डाइवर्सिटी चेंज यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कल्चर और एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। और डायलॉजिक हमने एपिस्टिक में के बारे में बात की थी। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि दैट हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ होमी के बाबा ऑन अ लिटरेरी टेक्स्ट।
हम 2 नॉवल पे इसके सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। पहला हमारे पास नॉवल है चंगेज़, जिसके अंदर हमने देखा था रिलक्टेंट फंडामेंटलिज्म के अंदर जो चंगेज़ का करैक्टर है, चंगेज़ बेसिकली क्या है, ये अमेरिका जाता है लाहौर से। अब जो वो अमेरिका लाहौर जाता है, तो वो जाके अमेरिका के वहाँ पे स्टडी करता है, उन्हें कॉपी करता है, दैट इज़ कॉल्ड मिमिक का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हमें आ जाएगा। फिर वो एम्बिवेलेंस यानी उसके अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन भी होती है। थर्ड स्पेस हम देखते हैं कि जिस जगह पे यानी अमेरिका के जगह पे जाके उसके अंदर अमेरिका के यानी उस जगह पे 2 कल्चर मिक्स हो रहे हैं। यानी वो अमेरिकन कल्चर को भी फ़ॉलो कर रहा है और पाकिस्तानी कल्चर को जो अमेरिका के यहाँ से लेके गया था यानी लाहौर के कल्चर को भी फ़ॉलो कर रहा है, तो हम थर्ड स्पेस देखते हैं। फिर उसके अंदर डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि वो डिफरेंस यानी अपने वैल्यूज़, एथिक्स, नॉर्म्स की बिना पर डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि जब चंगेज़ उसके अंदर यानी अपनी लवर के फादर के पास मिलने जाता है, तो उसका जो फादर होता है ना लवर का, तो वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप अपने ही यानी आप वाइन नहीं ड्रिंक कर पीते ना, तो आप ड्रिंक नहीं करते, तो आप मुस्लिम कल्चर के इस तरह है कि मुस्लिम कल्चर में वाइन नहीं पीते। तो इस तरह एक डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है वहाँ पे कि एक डिफरेंट है किसकी बिना पर, अपनी वैल्यूज़, नॉर्म, एथिक्स की बिना पे, और हाइब्रिडिटी भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और इसी तरह अगर हम बर्न्ड शैडो के अंदर देखें, तो बर्न्ड शैडो के अंदर जो कामिला शमसी का बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, तो इसके अंदर हम शाहिद को देखते हैं। तो शाहिद एक ऐसा करैक्टर है जो बेसिकली एक तो कॉपी कर रहा होता है, ठीक है, जेम्स को, इंग्लिश कल्चर को सीख भी रहा होता है, जिसके अंदर हमें मिमिक्री देखने को मिलती है। फिर शाहिद क्या करता है, शाहिद कॉपी तो करता है, अट्रैक्शन तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिपल्शन भी शो करता है, क्योंकि इसकी शाहिद की जो मदर है ना, वो शाहिद की मदर पसंद नहीं करती, ठीक है, वो अपना पर्दा कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। तो हमें देखने को मिलता है कि जो सन है वो अट्रैक्शन है, लेकिन उसकी मदर है रिपल्शन को शो करती है। हम यहाँ देखते हैं हाइब्रिडिटी, क्योंकि वो रह रहे हैं उस वक़्त दिल्ली, जब स्टार्ट होता है नॉवल तो दिल्ली की सेटिंग दिखाई गई है, वो दिल्ली रह रहे होते हैं। तो दिल्ली में शायद एक मुस्लिम है, पाकिस्तानी कल्चर, ठीक है, मुस्लिम कल्चर भी वहाँ पे आ गया। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जाती है हिरोको, हिरोको का यानी हिरोका की जो आइडेंटिटी, हिरोका का कल्चर भी आ गया, क्योंकि हिरोको जापान से जाती है। तीसरे नंबर पे जो जेम्स होता है वो एक इंग्लिश पर्सन होता है, इंग्लिश कल्चर भी आ गया। तो हम ये देखते हैं यहाँ हाइब्रिडिटी यानी किस तरह आपस में कल्चर मिक्स हो रहे हैं। और इसी तरह जब कल्चर के मिक्स होने की वजह से जो जेम्स और एलिज़ाबेथ का सन होता है ना, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं कि वो हिंदी भी बोल सकता है, हिंदी कल्चर को भी फ़ॉलो कर रहा फ़ोकस कर रहा होता है, और इंग्लिश कल्चर को भी फ़ोकस कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ हाइब्रिडिटी हो गया, और एट द सेम टाइम ये देखते हैं कि जहाँ ये हाइब्रिडिटी हो रही है, तो वहाँ थर्ड स्पेस भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि इसी नॉवल के अंदर बर्न्ड शैडो के अंदर कल्चर डाइवर्सिटी भी है और कल्चर डिफरेंस भी, डाइवर्सिटी के वहाँ मल्टीपल कल्चर मिल रहे हैं, पाकिस्तान सॉरी मुस्लिम कल्चर भी है, या हम पाकिस्तान भी कह सकते हैं, क्योंकि पार्टीशन उसके बाद हुई थी। एनी हाउ हम देखते हैं वहाँ मुस्लिम कल्चर भी है, हिंदू कल्चर भी है, जापान कल्चर भी है, इंग्लिश कल्चर भी है, तो ये सारे कल्चर वहाँ पे मिल रहे हैं। और कल्चर डाइवर्सिटी और कल्चर डिफरेंसेस कैसे हैं कि हम देखते हैं कि हर एक के एट्रीब्यूट्स, उसके वैल्यूज़, नॉर्म्स डिफरेंट है, कोई हर एक का वे ऑफ वर्शिपिंग डिफरेंट है। हर एक किसी अपने पर्दे को फ़ॉलो कर रहा है, कोई अपने रूल्स वगैरह को फ़ॉलो कर रहा है। तो दिस इज़ हाउ हम कह सकते हैं कि हम अप्लाई करते हैं एक लिटरेरी टेक्स्ट पे होमी के बाबा के ऑल कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो आई होप सो कि होमी के बाबा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यू हैव ट्राइड माय बेस्ट विद कोटेशन, कि आपको होमी के बाबा में एक एक कॉन्सेप्ट के साथ विद कोटेशन मैंने आपको बताया है, और हर एक के साथ मैंने एग्जांपल्स भी बताई हैं। अगर मैं करंट एग्जांपल की बात करूँ, तो पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर हाइब्रिड कल्चर है, यहाँ थर्ड स्पेस में हमें पाई जाती है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी हमारे पास मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, इंग्लिश कल्चर भी था, तो ये सारी चीज़ें हमें इसकी करंट एग्जाम्पल्स के तौर में देखने को मिलती है। इवन कि आज का हम देख लें, आज जबकि आज का जो जदीद दौर है, तो हम देखते हैं कि हर कंट्री के अंदर लोग जाते हैं, बिजनेस के थ्रू जाते हैं या किसी भी पर्पस के थ्रू जाते हैं, तो हर कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट हमें हाइब्रिडिटी, एम्बिवेलेंस, या हम कह सकते हैं थर्ड स्पेस के कॉन्सेप्ट ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग एक कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग दूसरे कल्चर से बिलोंग करने वाले के साथ शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइब्रिडिटी, थर्ड स्पेस के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं, और हाइब्रिड एंग्जाइटी भी वहाँ देखने को मिलती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम सब आर्ट ऑफ स्पीक के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि एक ही वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक को वाइंड अप कर दूं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्राइड माय बेस्ट विद कोटेशन, विद एग्जांपल्स। तो अगर इसके से रिलेटेड कुछ पॉइंट रह गया हो, या कुछ पॉइंट मिस हो गया हो, या कोई पॉइंट यानी न्यू भी ऐड करना हुआ, तो उसका को मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप कर दूंगी। मेक श्योर जब आप मेरी वीडियो देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए कि लिया करिएगा। एक तो ये कि आप कमेंट कर दीजिएगा, अपनी व्यूज़ दे दिए करिएगा,
दे दिया करें। और दूसरी बात ये कि अगर इसके अंदर मैंने कोई चीज़ ऐड करनी हो ना तो मैं अपने पिन बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में उसे पिन ज़रूर कर देती हूँ। प्रीवियस वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे फ़लस्तीन को और जितने भी मुसलमान या जितने भी लोग इस वक्त मुश्किल में हैं उन सब के लिए दुआ कीजिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।